हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित यानी नौका विहार के पैराग्राफ 4 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और गाइज यह हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। और वीडियो यह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है, क्योंकि गाइज इसकी व्याख्या को मैं बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में बताऊंगा, जिससे आप लोगों को सिर्फ एक ही वीडियो में बिल्कुल आसानी से व्याख्या बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। और आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख देंगे कि एग्जामिनर आपको 10 नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्योंकि गाइज अगर आप प्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या को लिखते हैं तो 10 नंबर एग्जामिनर देता है आप लोगों को। क्योंकि गाइज यह प्रश्न 10 नंबर के आते हैं, तो अगर आप अच्छी तरीके से लेते हैं तो एग्जामिनर आपको 10 नंबर भी दे देगा। तो गाइज यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, यानी कि किस प्रकार से हमें बोर्ड एग्जाम में प्रसंग सहित व्याख्या को लिखना है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग यह देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे प्रसंग, और प्रसंग में देखते हैं क्या बताते हैं। यानी कि प्रसंग हेडिंग डाल लेंगे, और यानी कि प्रसंग के अंतर्गत वही लिखना होता है जो कि जिस पैराग्राफ में पूछा जाता है, और उसी का एक लाइन में पूरे की व्याख्या को लिखना होता है। और लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे प्रसंग, और लिखेंगे इसमें, यहाँ चांदनी रात में गंगा और उसके समीपस्थ प्रकृति सुषमा का मनमोहक चित्रण किया गया। यानी कि पंत जी ने जो है चांदनी रात में गंगा के समीप पर स्थित, यानी कि वहाँ के आस पास स्थित सभी चीज़ों का वर्णन इस पैराग्राफ में किया है। तो यहाँ पर अब व्याख्या देखते हैं किस प्रकार से लिखेंगे। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। कवि पंत जी कहते, जब हमारी नौका गंगा के बीच धारा में पहुंची, तो हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी में चमकता हुआ रेत का जो कगार था वह ओझल हो गया या छिप गया। दो बाहों से दूरस्थ तीर धरा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। यानी कि उस समय दूर दूर स्थित गंगा के दोनों तटों पर फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीक हो रहे थे। यानी कि गंगा पर जो दो तट थे वह अलग अलग फैली हुई बाहों के समान प्रतीक हो रहे थे, और वे गंगा की धारा के छीणी कोमल नारी शरीर आलिंगन बद्ध होने के लिए अधीर हो रहे थे। आलिंगन करने को अधीर, यानी कि आलिंगन बद्ध होने के लिए बहुत ही ज़्यादा अधीर हो रहे थे। अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भूरेखा सी अराल। बहुत दूर क्षितिज पर वृक्षों की वह पंक्ति थी, यानी कि जो है नदी के बाहर, गंगा नदी के बाहर वृक्षों की लाइन लगी हुई थी। वो जो पंक्ति थी, जो धरती की छटा, यानी कि भूरेखा सी अराल, जो धरती की छटा को अपलक निहारते हुए आकाश के नील वर्णीय और विशाल नयन की तिरछी भौहों के समान दिखाई दे रहे थे। यानी कि जब बीच नदी से देखने पर वह एक भौं के समान, यानी हमारी जो भौं होती उसके समान दिखाई दे रहे थे। अपलक नभ नील नयन विशाल, और वह बहुत ही बड़ी मतलब विशाल भौं के समान दिखाई दे रहे थे। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया, धरा में एक द्वीप उर्मिल प्रवाह को कर रहा प्रतीप। गंगा की धारा के पास में एक छोटा सा द्वीप था, यानी कि गंगा की धारा के पास में एक छोटा सा द्वीप था जो लहरों के प्रवाह को रोककर उल्टा कर रहा था। द्वीप ऐसा प्रतीक हो रहा था जैसे कोई छोटा शिशु, यानी माँ के उर पर शिशु सा समीप, यानी कि ऐसा प्रतीक हो रहा था जैसे कोई छोटा सा शिशु अपनी माँ की छाती से चिपकाए हुए सोया हो। गंगा के ऊपर उड़ता कौन विहाग क्या विकल कोक उड़ता, हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वह पक्षी कौन था? क्या वह कोई अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ व्याकुल चकवा तो नहीं? यानी कि वह ऐसा, यानी कि चकवी एक पक्षी होता है और उसी का वर्णन किया है। यानी कि चकवी नाम का जो पक्षी था वह कोई अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ कोई चकवा तो नहीं है, ऐसा सोच रहे थे पंत जी। जो गंगा के जल में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब की चमकबिंब को ही चकवी समझ बैठा, यानी कि जो खुद की परछाई को देखकर वह उसे चकवी समझ बैठा और उससे अलग हो गया। छाया की कोकी को विलोक,
अपनी विरह वेदना को मिटाने तथा उससे मिलने हेतु उड़ा जा रहा है। अगर गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। अगले पैराग्राफ की व्याख्या अगली वीडियो में मिलेगी, इसलिए उस वीडियो को भी ध्यानपूर्वक जरूर देखें। तब तक के लिए गुड बाय।